अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, नहायत अफसोसनाक वाक़या और 2023 का पहला सबसे खूनी वाक़या आज पेश आया है पेशावर के अंदर, जहां पर पुलिस लाइन्स के अंदर जो मस्जिद थी वहां पर एक धमाका खेज़ मवाद से भरपूर एक शख्स जो है वो पहुंचता है और पहली सफ़ में खड़ा होता है, आकर अपने आप को धमाके से उड़ाता है और कैजुअल्टीज़ का नंबर इब्तदाई तौर पर 32 बताया जा रहा था, जो कि अब 44 तक पहुंच गया है। 157 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 अफराद ऐसे हैं लेडी रीडिंग अस्पताल के जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक जिनकी हालत खासी तशवीशनाक है। सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ तक किस तरह से रसाई जो है इस दहशतगर्द को मिली, और ज़िम्मेदारी की अगर बात की जाए तो अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कबूल नहीं की गई और एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। तमाम सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत की जानिब से कंडमनेशन की गई है इस वाक़े की, और 2022 के अंदर जो एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था वो भी पेशावर में ही पेश आया था, और 2023 का बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या भी पेशावर में हुआ है, जिसको जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जिस तरह से मासूम शहरियों का इसमें जान का नुकसान हुआ है, इसी मामले पर आज हम बात करेंगे कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक फ़्रेश वेव हम देख रहे हैं, और आया इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी के साथ है या फिर दोबारा से एक ऑपरेशन की सूरत हाल जो है उसको हमें कैचअप करना पड़ेगा अगर इस सारे नासूर को ख़त्म करना है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया इब्राहिम खान साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या है और अब भी काफ़ी लोगों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, सर्जरीज़ हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ तक ये मामलात किस तरह से पहुँचे कि ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद जो डेवलपमेंट हमने पीस बिल्डिंग मेजर्स जो लिए थे वो दोबारा से वहीं पर आकर खड़ा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान? क्या वजह बनी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। आपका जो एक हमारी खुशफहमी थी कि जी यहाँ से अमेरिकन्स चले गए हैं अफ़गानिस्तान से, तो उसके बाद हमारा जो है वो लाइज़ान बहुत बेहतर हो गया होगा तालिबान के साथ, और अब जो है वो इंडियन वहाँ से जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे, या वहाँ से जितने उन्होंने वो बनाए हुए थे ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह और जो टेररिज्म वो वहाँ से करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ और थोड़ी वक्फे के लिए वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस सी आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा वो अपने जो है उन्हें अपने जाल जैसे उनका पहले बुना हुआ था वैसे ही उन लोगों ने वहाँ पर अपना दोबारा सेटअप सारा तैयार किया है। और इसमें अगर तो किसी दहशतगर्द तंजीम का होता तो अभी तक वो क्लेम शलेम आ चुका होता, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो ये जो है इंडियन स्पॉन्सर्ड ये एक हौलनाक किस्म का वाक़या है, जिसमें कि एक नमाजियों के उसमें खड़े हो के इतना बड़ा कोई मुसलमान इंसान जो कलमा गो है वो तो इस किस्म की हरकत से बाज आएगा, नहीं करने की जुर्रत करेगा। ज़ाहिर है कि फिर वो जो लोग आपके मुल्क की सालमियत के मुखालिफ हैं वो फिर इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी हमारी जो मेरे ख्याल में तालिबान के साथ एंगेजमेंट थी उसमें भी कोई फ़र्क आया है, क्योंकि अमेरिकन्स फिर जो है वापस वो कोई हमारे यहाँ पे कोई आके एक्टिविटी करने के लिए कोशिश में हैं। और इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, जो कि बड़ा ऑब्जॉर्व नहीं हुआ, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए और जिस तरह वो गवर्नमेंट गई और मामलात हुए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं इसमें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी दिन रात मेहनत भी कर रही है और अपनी जान के नजराने भी पेश कर रही है, लेकिन इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो है वो हमें मजीद जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, आप ये कह रहे हैं कि हम किसी एक फैक्टर को स्पॉट नहीं कर सकते इसमें कि ये पॉलिटिकल फेलियर है या कोई और चीज़ है। मजीद डिबेट करते हैं इस पे। फारूक साहब, आपको गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहूँगा, आपकी टेक क्या है इस वाक़े के ऊपर सर? क्योंकि अगर चेन ऑफ इवेंट्स हम देखें तो पहले काबुल में उस पार पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक होता है, फिर हमने देखा कि सीटीडी के हेडक्वार्टर को यरगमाल बनाते हैं दहशतगर्द, और आज का ये जो वाक़या हुआ है इसमें तो अब तक कोई नाम भी सामने नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली इसकी। आपको क्या लगता है, हु कुड बी बिहाइंड दिस?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें कंडेम करना चाहिए, वेरी ट्रेजिक और बहुत अफसोसनाक। इतनी कीमती जानों का ज़िया हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, खासकर पुलिस के हमारे जो पर्सनल हैं उनके पुलिस के क्वार्टर में, वहीं पे पुलिस लाइन में हुआ है, रेड जोन में आके। जारी बात है वहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर भी आपके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के लैब्स हुआ है, सिक्योरिटी लैब्स के, वो उधर तक पहुंच गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीछे आपने देखा कि बन्नू का CTD का ऑपरेशन इतना कामयाब ऑपरेशन था, पाकिस्तान आर्मी के SLG ट्रुप्स ने बड़ा भरपूर ऑपरेशन किया और उन लोगों का सफाया कर दिया। तो ये आप समझे कि कुछ हफ्ते बाद ये उनका एक रिस्पॉन्स जो है आया। यही तरीके तालिबान पाकिस्तान है जी, यही है, इनके वो स्पेक्टर ग्रुप है जो किसी तरीके से अपना हमारे साथ हमारे आइन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। किसी किस्म का वो पीस एग्रीमेंट भी जो हुआ था, जो बाद में फिर फॉलो आउट हो गया, तो आगे उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो फिर उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ये भी हथियार उठाए। और प्लस जो हमारे मोहतरम इब्राहिम साहब अभी कह रहे थे, बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। हमारी जो अफगान पॉलिसी उसमें मुझे कमजोरी नजर आ रही है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनके साथ नहीं हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया में गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान को अभी तक उस तरह एंगेज नहीं किया गया जिस तरह एंगेज होना चाहिए था, जिस तरह माजी में हम एंगेज करते थे वो। और सिक्योरिटी फोर्सेस तो जारी बात है, वो तो जब भी ऐसी कार्रवाई होगी वो तो वो तो बलूचिस्तान में भी बहुत बिजी है, यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा पहले उसने भरपूर काउंटर ऑपरेशन किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लग रही है कि हम इंटरनल फैक्टर्स को भी भूल रहे हैं, और इंटरनल फैक्टर में बड़ा जरूरी है कि जब कौम इंटरनली पोलिटिकली डिवाइडेड होती है, गैर मुस्तहकम होती है, इकोनॉमिक हालात होते हैं, लोग डिमोरलाइज होते हैं, और जारी बात अपनी ये प्राइसेस के हालात, डेली लाइफ के ये जिन मामला में हम इस वक्त ऑब्वियसली क्राइसिस चल रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान जल्दी निकले इस क्राइसिस से, तो दुश्मन फायदा उठाता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे उनके कुछ आलेकार हो जो कि पाकिस्तान के अंदर हो। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल ये जो अमेरिका की तरफ उन्होंने बात की, मैं अमेरिका की डायरेक्टली नाम नहीं लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स जो हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, चाहे वो IMF के थ्रू ऐसे हमें वो डिक्टेशन कराई जा रही है जिसमें अवाम परेशान होंगे और जिसमें सोशल डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट होगा, तो फिर ऐसे वक्त पे यही इस किस्म की कार्रवाइयां दुश्मन करते हैं कि जो और इनको इनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट किया जाए ताकि वो डिमोलाइज हो। पहले आप कि क्या होता था कि पहले तो पिशावर के बाहर के हदूद में वो जो पुलिस के स्टेशन है वहां पे हमले हुए थे पिछले चंद 2-3 महीने में हमने देखा, और हमारे बहादुर KP के पुलिस ऑफिसर ने उनका बड़ा भरपूर, मैं समझता हूँ, उनका मुकाबला किया, बड़े लोग शहीद भी हुए। अभी वो पिशावर के सेंटर में आ गए और जाहिर बात है डिमोरलाइजिंग इफेक्ट। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जब भी कोई ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन का मतलब यह है कि एक आइन के मुताबिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अब वो चली गई है और डिसॉल्व हो गया, अब एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। केयर टेकर गवर्नमेंट को आए हुए 4-5 दिन हुए हैं, वो अभी सेटल डाउन हो रहे हैं। और जब ये ट्रांजिशन, तो फारूक साहब आपको लगता है कि इन डायनामिक्स को देख के ये अटैक किया गया है कि इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो सियासत की तरफ है और कोई हुकूमत ऐसी नहीं है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट तो डिसॉल्व कर गई अपनी असेंबली को? बिल्कुल बिल्कुल, देखें जब कभी ट्रांजिशन होती है, अनसर्टनिटी होती है, चाहे वो सियासी तौर पे, माशी तौर पे या माशरी तौर पे, सोशल डिसऑर्डर जिस हम कुछ हम देख रहे हैं कि चंद दिनों से जब से कीमतें बढ़ी, लोग परेशान हुए, तो कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं, तो फिर दुश्मन इसका फायदा उठाता है। तो लिहाजा मैं और वो देखते हैं कि जी इस वक्त आवाम परेशान है, तो ओवरऑल डिसयूनिटी है। तो हमारे लिए इसमें लेसन ये है कि जनाब जिस तरह भी हमारे मोहतरम शायद खाकान बाईस साहब हाई प्रोविंशियल कैपिटल में जा रहे हैं, नेशनल कंसेंसस के लिए सेमिनार कर रहे हैं, हमारे सियासतदान बैठे, पॉलिटिकल ऑपोजिशन इमरान खान साहब बैठे, और उस सियासत को थोड़ा सा वो टेम्परेचर कूल डाउन करें। और जो ये 3-4 बड़े देखें आपकी चैलेंजेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद सोशल स्टेबिलिटी, ये 3 चीजें आपकी इकट्ठी हो रही हैं। सही चैलेंजेस जो है वो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। पॉइंट आ गया सर आपका। इब्राहिम साहब आपसे ये सवाल, जिस तरह फारूक साहब कह रहे हैं कि क़यादत को बैठना पड़ेगा, अब कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंडर जो अफगान पॉलिसी परसू की गई उसमें अच्छे खासे लूप होल्स थे, और उसी का ये ब्लो बैक है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकरात भी हुए तो उसकी टर्म्स इस तरह से सामने नहीं आ सकी कि क्या हैं। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि 5000 TTP के फाइटर को मैंने वापस सेटल करवाना था वहाँ पर, तो इस पर खासी तनकीद हुई कि ये किस किस्म की पॉलिसी है। दफातर खोलने की बात की जाती है उनकी तरफ से। तो ये जो तनकीद है तहरीक इंसाफ के ऊपर,
क्या इस तरह के जो हमले हैं, जैसा आज हमला हुआ है, ये जस्टिफाई नहीं करती है तनकीद को? देखें, वो तनकीद अपनी जगह पे है को खान साहब का सिंगल हैंडेड वो उस पर डिसीजन नहीं था कि खान साहब ने बैठ के उसमें तमाम हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ थी टॉप लेवल पे उस पर उन सब का कंसेंसस था और एक लाइन ली गई, और वो लाइन यही ली गई कि किसी भी दुनिया में आप वॉर्स को देख लें, दहशतगर्दी को देख लें, टेररिज्म को देख लें, एंड रिजल्ट यही है कि टेबल पे बैठ के बात होती है। और वो क्योंकि उनमें से वो लोग 4-5 हज़ार जितने भी आप बता रहे हैं वो लोग यही के रिहायशी थे, वहाँ पे बाहर चले गए, उसको एक सिंगल हैंडेडली पॉइंट बना के करना। मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ जी। देखें, यहाँ पर अमेरिकन्स जो हैं वो अपना हर सूरत में अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज़ करने के बावजूद एक बैरन लैंड पड़ी हुई है, वो लोग जान की परवाह नहीं करते, और उधर मकसद है कि वो बैठ बैठ के थक के चले गए हैं। लेकिन वो मकसद असल अफगानिस्तान नहीं था, वो बेसिकली वो अपनी प्रेजेंस को जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक जो नया इनिशिएटिव लिया है चाइना ने, ये वन बेल्ट वन रोड वाला, और इसमें मकसद है कि अब आप देखें ना, अब पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान, आप सेंट्रल एशिया एंड रशिया, ये एक कनेक्टिविटी होती है। फिर आप ले लें, अगर वो तो नॉर्थ की तरफ हो गया, साउथ की तरफ अपना वेस्ट की तरफ अगर आप ले लें तो उसको आपको मकसद है चाइना, पाकिस्तान, ईरान, आगे उससे टर्की एंड देन यूरोप, ये सारी मकसद है। उसमें फिर अमेरिकन्स की काफ़ी इररिलेवेंस हो जाती है उस मामले में, अगर इसमें कामयाबी हो जाती है तो। अच्छा। और फिर इसमें आपका मिडल ईस्ट भी जो है वो काफ़ी हद तक उनकी एक्सेस हो जाती है आपके जो है चाइना। सर, आपका अल्टीमेट पॉइंट ये है कि उनकी प्रेजेंस को दोबारा यहाँ इंश्योर करने के लिए ये वाकयात हो रहे हैं। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? मैं ये कह रहा हूँ कि दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते अभी तक, जब तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी तह तक नहीं पहुंचती। वो इदारे जिनका ये काम है, ये सिक्योरिटी लैब्स है डेफिनेटली, और ह्यूमन एरर जो है वो जाहिर है वो तो होता है। लेकिन बिल्कुल इब्राहिम साहब, जिस तरह सीटीडी हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था तब भी विफाक की तरफ से ये नैरेटिव आया कि जो खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी है वो बहुत अंडर फंडेड है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने फंड ही नहीं दिए उनको कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, आवाम की तो बहुत दूर की बात है। तो इस हवाले से क्या ख्याल है आपका? देखिए, आप जितना मर्जी फंड कर लें, जो अमेरिकन जितना असला वहाँ पे और जितना लेटेस्ट इक्विपमेंट वहाँ पे छोड़ के गए हैं वो सारा इन लोगों के हाथों में चढ़ा हुआ है, और वो उनके पास जो अब एबिलिटी है, उनकी वो कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसको जो जाहिर है रेजिस्ट करने के लिए या अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमें इसमें डेफिनेटली अब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन मामलात को देखने के लिए। ठीक है कि हमारे जो सिविल जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको भी मकसद है ये इस पोजीशन में लाया जाए कि वो इनको कम से कम पॉइंट आ गया। सर, आपका फारूक साहब आपसे यही सवाल, आपको लगता है कि जो पुलिस फोर्स है हमारी वो वेल इक्विप्ड नहीं है उस तरह से? और दूसरा सवाल ये कि बिलावल साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले इस तरह के हमले होना मानी खेज है। आपको लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन वाकयात का एक डायरेक्ट लिंक है इलेक्शन के प्रोसेस को हॉल्ट करने के लिए? देखिए, पहले आपने केपी पुलिस के जो सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं कि केपी पुलिस ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की पिछले कई सालों में। उनकी जिस तरह जब पीटीआई गवर्नमेंट आई उससे पहले भी 10 साल की गवर्नमेंट तकरीबन रही है वहां पे, और उन्होंने काफी उसको रीऑर्गेनाइज किया, रीस्ट्रक्चर किया, उसको वेल इक्विप किया, और एक हमें बड़े अच्छे पुलिस रिफॉर्म वहां पे नजर आए केपी में, स्पेशली उसका इफेक्ट जो है उसका इम्पैक्ट सामने नजर आया कि केपी पुलिस हैज परफॉर्म वेरी वेल। वो अलग बात है कि पंजाब में भी बिल्कुल काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट की जो हमारे पुलिस के लोग हैं और लोग जो हैं वो उन्होंने भी बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंस की है काउंटर टेररिज्म के हवाले से। लेकिन हाल ही में देखे ना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब जारी थी तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब हमें, जब आप हमारे जो जायज हमारे जो फेडरल फंड्स हैं, जो फेडरल ग्रांट्स हैं, जो अगर वो उस पर कमी आएगी तो फिर हमारे पास तो हम कैसे नए हथियार खरीदेंगे, कैसे इनको नई व्हीकल लेकर देंगे केपी पुलिस को। तो वो फैक्टर तो भी है, अब वो सियासी मामला बन जाता है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है, ये बहुत ट्रिकी है। ये ट्रिकी इन द सेंस ये है कि पहले मैं आपको कहा था कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो। वो उनकी पूरी कोशिश है कि हम डिस्टेबलाइज रहें, और इसमें
जो इब्राहिम साहब ने इंडिकेट किया, अफगानिस्तान में इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने रीग्रुप किया, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज की, वो वापस आ गए वहां पे, और इस वक्त उनकी बड़ी एंगेजमेंट चल रही है विद द अफगान तालिबान गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू जो। तो सर फिर हमने अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट जाने को सेलिब्रेट क्यों किया, अगर अब भी इंडियंस का वहां पर स्ट्रेंथनिंग रोल है और तालिबान अगर उनसे भी इंगेज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो फॉर साइटेड नहीं थी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, और ये हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारे जो सिक्योरिटी के जो टॉप एस्टैब्लिशमेंट है उनको, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको ये तमाम चीजें देखनी होगी, क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा बहुत इंटरनल मामला पे उससे निकलना चाहिए। लेकिन इलेक्शन की जो आपने बात की है, देखें ये इंडिकेट, ये हिंट करना किसी का कि जनाब ये कि शायद दानिशा तौर पे किए जा रहे हैं इस किस्म के, मैं नहीं समझता कि कोई रियासत के दायरे या हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी है कभी वो इस किस्म का भयानक खेल खेलेगी कि इस जो इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं हाईली इमोरल और वेरी इनअप्रोप्रिएट, और इनको हमें कंडेम करना चाहिए कि शायद हमारे कुछ लोग हैं जो कि ये करवा रहे हैं ताकि मुल्क में एक जवाब बन जाए इलेक्शन डिले कर। मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, हर काम आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगा। लेकिन अगर वाकई हालात जो हैं ज्यादा खराब होते हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स, लेकिन जब बीबी बेनजीर भुट्टो साहब की जब शहादत हुई थी, तो अगर आपको याद है, वो एक, मुझे अभी भी याद है, इलेक्शन जनवरी में होने थे, लेकिन उस वक्त ये फैसला हुआ था, और वो सही फैसला था कि कौम डिमोरलाइज थी, हालात बहुत खराब थे, तो क्या हुआ कि इलेक्शन 2 महीने पोस्टपोन हो गए थे। तो सर वो फिर इब्राहिम साहब की जो पार्टी है वो मानने को तैयार ही नहीं है 2-3 महीने की भी एक्सटेंशन, तो उनको कौन इस पे कायल करेगा? मैं बात मानता हूँ, मेरा कहने का मतलब आज जो टार्नर साहब ने ये बात की है वो 50% राइट है हकाइक के तौर पे। हालांकि वहां वो गलत है कि 1986 में तो आइन तो एब्रोगेट हुआ था, ये हेल्ड द बेंच था जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तो उस वक्त कौन सा आइन की शिक थी। लेकिन यस, ये एक केस मुझे याद है हुआ था, बिकॉज मुल्क में हालात ऐसे हो गए थे। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद कहता हूँ कि अगर हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ जाएं और एक नेशनल कंसेंसस तैयार कर लें कि 3-4 चैलेंजेस के ऊपर, तो बिल्कुल इलेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। मैं इब्राहिम साहब का टेक ले लूं। इब्राहिम साहब, आप एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। दूसरी बात ये कि जो बिलावल साहब भी कह रहे हैं और फारूक साहब का भी जो इस पर मौक़िफ़ है वो यही है कि सियासी क़यादत मिल बैठकर पहले ये जो बेसिक मसाइल हैं इन पर तो बात कर सकती है ना। इलेक्शन अगर नहीं हल हो पा रहा उसका मसला, तारीख नहीं मिल रही, लेकिन जो दहशत गर्दी है, इकनॉमिक कोलैप्स है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, उसको जो ख़तरात लाक हैं, उस पर बात करने में क्या हर्ज है सर फिलहाल? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात, कोई भी सेंसिबल माइंड जो है वो यही बात करेगा जो आप कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं। बात ये है कि ये लोग वाकई ही चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो। ये जितनी 14 पार्टियों का ये जो इज्तिमा मजमुआ इकट्ठा हुआ है, वानमती का कुंभा, इनको आप ये उठा के देखें कि अगर आप चाहते थे, जब हमने कहा वापस असेंबली में आ रहे हैं आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो इन्होंने धड़ा हमारे इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए। सर देखिए, आज केपी में ये वाकया हुआ है, वहां पे आपकी हुकूमत ही नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो हमने खुद जरूर की है। जब हम वापस जाना चाह रहे थे कौमी असेंबली में इन्होंने हमें जो है वहां पे दोबारा एक्सेप्टेंस ही कबूल नहीं की। हम तो तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ग्रैंड डायलॉग पे आप तैयार हैं, हुकूमत नहीं है, ये आप कह रहे हैं? हुकूमत तैयार होती तो ये इस्तीफे और ये इस किस्म की हरकतें ये कतई तौर पे ना करती। और दूसरी बात ये है कि अब 90 डेज के अंदर आप जो है वो लॉ को, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है किसी सूरत में भी आप इसको 90 डेज से ऊपर नहीं लेके जा सकते। अच्छा। और इसमें एक दिन भी 91 भी अगर होता है तो वो सबवर्जन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन से। और वो जो दहशतगर्दी की लहर भी इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। दहशतगर्दी क्या जो मर्जी देखें ना, अभी आप देखें सिंध में बड़ा ये चीखो पुकार कर रहे थे कि जी वहाँ पे जो है सैलाब आया, और बिल्कुल सही है, सैलाब आया, बहुत तबाही हुई, हमारे सिंधी हमारे भाई बहुत उससे इफेक्ट हुए। और जब इनकी अपनी मर्जी आई तो इन्होंने फौरन वहाँ पे वो बल्दियाती इलेक्शन करा दिए। और अब ये दहशतगर्दी का जो है पाकिस्तान में को आज से तो हो नहीं रही। चलें इस पे मजीद बात करते हैं, क्या मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए। एक ब्रेक लें, प्रोग्राम में वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर जो है वो डिबेट जारी है। फारूक साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, नेशनल एक्शन प्लान नामी एक चीज़ हमने फॉर्मुलेट की थी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद, जो कि एक बड़ा जामे फ्रेमवर्क था अगर हमने इस तरह के वाक़यात का तदारुक करना है, इसको रोकना है, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन थी कि हमें क्या कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर दहशतगर्दी की इस वेव को हम रोकना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि टोटल फेलियर है नेशनल एक्शन प्लान को भी पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करने में अथॉरिटीज़ का? एक्शन प्लान था 2015 वाला, उसके 20 पॉइंट्स थे, उस पर 1-2 साल बड़ा काम हुआ था, मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, बड़े लोगों को पकड़ के उनको दहशतगर्दों को सजाएं मौत की थी। फिर बाद में मामला लीगल हो गए और मिलिट्री की एक्सटेंशन जो है वो फिर पार्लियामेंट ने उसको फ्री नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है अच्छा ना? जी सर, आ रही है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी पीछे मेरे ख्याल इसकी बात हुई है, चंद हफ्ते पहले ये आया था फिर, लेकिन फिर कोई ऐसे नेशनल एक्शन प्लान, नेक्टा और ये तमाम चीजों पे देखिए मसला क्या है कि हमारी जो इस वक्त इतनी वो पोलिटिकल अनरेस्ट है, इतनी पोलिटिकल डिसहार्मनी है और इतना पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उनका भी सारा जो फोकस वो लग रहा है वो यही इकोनॉमी के मामला, IMF के मामला और फिर इस किस्म की ये जो चीजें, इतना एफर्ट हमारा नेशनल एफर्ट जाया जा रहा है हमारे ये पॉलिटिकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, गवर्नमेंट का भी, कोर्ट्स का भी, कभी ये फवाद चौधरी वाला केस, कभी लाल हवेली और कभी ये इमरान खान के ऊपर ये तो तमाम मामला जो चल रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा फोकस इस वक्त नेशनल यूनिटी पे होना चाहिए, हमारा फोकस इस वक्त कौमी यकजहती पे होना चाहिए कि कैसे हम सबको इकट्ठा करके ये तमाम 3-4 चैलेंजेस का मुकाबला करें। मैं फिर बात करूंगा, एक शख्स है और कुछ 1-2 और उनके साथी है, शायद खाकान भाई साहब, जो निकले हैं बाहर अपने सियासी नैरेटिव्स को छोड़ के, री इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना आप? जी, कि वो पाकिस्तान में नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, वो नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं। इस तरह के और लोग जो सेम फोर्सेस हैं, जो ये इस रोजमर्रा का ये जो हम तमाशा देख रहे हैं, वो दे शुड स्टैंड अप, स्टैंड आउट, स्टैंड अबव ऑल दिस एंड से कि नहीं जनाब ये बात में। अच्छा, दूसरी बात, अनसर्टेनिटी, भाई ये अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। अगर हुकूमत कहती है कि हालात खराब है, जो भी उनकी जस्टिफिकेशन है, ये इलेक्शन नहीं होंगे, तो जनाब इसको लेट ना करें, जाएं लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और अप्रूव कराएं कि जी ओके इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, चाहे वो प्रोविंशियल के हो चाहे वो नेशनल के हो। सर, आप कंसेंसस की देखें, आप बात कर रहे हैं, लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी अपनी जान को खतरा है और वो एक एक्स प्रेसिडेंट से खतरा है मुझे, जरदारी साहब को एक्यूज कर रहे हैं। तो ये हालात हैं इंटीग्रेशन के, तो एक जगह कैसे बैठ जाएंगे? तो देखें ना, यही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई पीपल लुक अप टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, पीपल लुक अप टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपके जो टॉप लीडर्स हैं, ऑल द टॉप पॉलिटिकल पार्टीज, अगर वो इस तरह की आपस में बातचीत चलेंगे तो ये तो देख रहे। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, और वो नहीं होना चाहिए था, ये भी बात गलत है जो हुआ सारा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कराने भाई खुदारा डेट्स को अनाउंस करें, इमीडिएटली अनाउंस करें, ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो, लोगों का डायरेक्शन जो है वो ठीक होना चाहिए। और दूसरा कि जब हम नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने बड़ी जबरदस्त रिकमेंडेशन दी है, तो ये मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारी कैबिनेट को फौरन कहना चाहिए, ओके जी हम रजा कराना तौर पे हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। हम जनाब 78 से जो कमेटी ने भी रिकमेंड किया है, हम 78 से 38 अपने कैबिनेट के मेंबर्स लेके आते हैं ताकि एक लोगों तक अच्छा मैसेज आए। सर, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं बाहर से सर, इस सूरत हाल में भी जब एलसीज खुल नहीं रही। तो दूसरी बात, हमारे मोहतरम जो पार्लियामेंटेरियन है उनको 87 या 90 अरब रुपए दिए जा रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और भाई लोगों का आप एंगर और हंगर देखो, ये प्राइसेस की वजह से आप वो पैसों को डाइवर्ट करें। बहुत लोगों को एमपीएस को हमने अरबों खरबों रुपए दे दिए पिछले 15-20 साल में जमहूरियत में। और भाई ये वक्त है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसलों का। नहीं सर, ये कल्चर जो था एमएनएस को फंड देने वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ज़िया उल हक साहब के दौर में शुरू हुआ था। राइट, वो अपना थे, वो तामीर वतन प्रोग्राम और ऐसे याद है, जुनैद साहब की गवर्नमेंट, तो भुट्टो साहब ने तो खत्म कर दिया था इस चीज को। नहीं, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। जो सारा देखे, और फिर हम सुनने को उधर की रेनोवेशन के लिए 1 अरब रुपया, उनको पता नहीं 2 अरब रुपया। और यार इस वक्त मुल्क में एबनॉर्मल हालात हैं, तो फैसले भी एबनॉर्मल होने चाहिए। कोई माइंड नहीं करेगा कि अगर जनाब गाड़ियां पुरानी चल रही है और नई इंपोर्ट नहीं करनी, कोई माइंड नहीं करेगा कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, कौन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हमारी लीडरशिप को इस वक्त दे शुड राइज टू द ओकेजन और कुर्बानी दें, ताकि अवाम में
अवाम का मोरल हाई हो, अवाम सही, को ठीक है सर, पॉइंट आ गया। इब्राहिम साहब, आप के हवाले से ही, क्योंकि जाहिर बात है आप भी एमएनए जो है ना वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एमएनए इसको फंड दिया जाता है या जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, उसका इतनी बड़ी कॉस्ट है, एलीट कैप्चर की सर इतनी बड़ी कॉस्ट है कि जो आम आवाम है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही नहीं है कैपिटल का, इस वजह से कि वो एलीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका हल क्या है? बतौर एक मेंबर असेंबली आप क्या एडवाइस करेंगे? देखें, ये तो पूरी दुनिया पे वाज़ेह है कि देखें, लेजिस्लेटर का क्या काम है कि वो बैठ के डेवलपमेंट फंड्स की तरफ जाए। कोई मेरी हुकूमत ने किया, किसी की हुकूमत ने किया। आप कह रहे हैं ज़िया हक के टाइम से शुरू है, दिस इज रॉन्ग। ये चीज़ बेसिकली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप डेवलपमेंट फंड्स खत्म करें, डेवलपमेंट करें थ्रू लोकल गवर्नमेंट, जिनका काम है ये सड़कें, नालियां, गलियां बनानी। हाँ, आपने करना है बिग प्रोजेक्ट्स करें, सच एज आपके डैम्स हैं, आपके मोटरवेज हैं, आप बड़े वो करें, वो जो नेशनल इंटरेस्ट के। और सर उसमें खान साहब कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट बड़ी करप्शन के लिए होते हैं, हर चीज तो स्कैंडलाइज हो जाती है। खान साहब ये कह रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट बड़ी करप्शन के लिए नहीं होते। खान साहब ने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए बड़ी करप्शन के लिए। अब हमारे दौर में आप देख लें कि हमने वो 10 डैम्स शुरू कराए हुए थे कि जिसमें उड्डी अमीर वगैरह 3 बड़े डैम्स थे, बाकी छोटे छोटे डैम्स थे। तो इस तरह देखें ना, अब जो इन्होंने आप देख लें, फिर कहेंगे कि ये, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इधर मौजूद नहीं है, तो एक मुझे अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हकायक जो हैं इस मुल्क के, जो वो कहते हैं ना जी फाइनेंशियल लैंड माइंस जो हैं वो बिछाई गई। ये आपको जो इन्होंने बिजली दी है, सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिसमें के ऑयल प्रोड्यूसिंग है, वो 30% जो है ऑयल से बनाता है, जनरेट करता है बिजली, और 70% अदर रिसोर्सेज है। हम पाकिस्तान जिसका के ना होने के बराबर ऑयल का वो रिजर्व्स हैं, वो हम 70% जनरेट कर रहे हैं ऑयल से और 30% अदर। जबकि हम अपने यही जो डैम्स हैं, ये अगर हम वक्त पे बना लेते और वक्त पे इनकी यूटिलाइजेशन शुरू हो जाती, आप जो है ये जो आप 50 रुपए या 60 रुपए यूनिट वाली बिजली है, ये 2 से 3 रुपए यूनिट में आप ले सकते थे, और उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स इतने होते हैं। सर उसकी देखें ना, आप सेपरेट डिस्कशन है, नेशनल इंटीग्रेशन पे इस टाइम बात हो रही है ना, उसमें एक बड़ा जो इम्पेडिमेंट है, जो बड़ी एक रुकावट है, वो कहा ही तहरीक इंसाफ को इसलिए जाता है कि वो ये कहते हैं कि कोई भी कंसेंसस जो है वो मुकमुका है। जिस तरह से हमने देखा मिसाक जमहूरियत हुआ, पहले उसको मुकमुका कहा गया मुशर्रफ साहब के आने के बाद। और जरदारी साहब की अगर हम बात करें तो पहले साल में ऑफर उन्होंने किया कि एक मिसाक मैशत के लिए बैठे हमारे साथ, आपने डिनाई कर दिया। अब उसका ओवरऑल नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ दहशतगर्दी की ये वेव है, दूसरी जानिब मैं तो बड़ा क्रिटिक हूँ इसका। ये जो मिसाक जमहूरियत था, इन्होंने अपने अपने सूबे बांट लिए कि इधर तुम, इधर हम, खाई जाओ और पिए जाओ और कोई पूछने वाला ना हो। फेडरल गवर्नमेंट की वो अथॉरिटी ना रही, और ये सूबाई हुकूमतों की जो है, अमेंडमेंट को मतलब आप 18 अमेंडमेंट में सबसे बड़ा ये जो है, जो जितना पैसा वहां पे जाता है वो आपको पता ही नहीं है कि वो किधर लगा है, किधर गया है। कोई को पूछने वाला इनसे नहीं है। सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, केपी में, और फिर इधर तो फिर भी कुछ ना कुछ पूछ हो जाती है। वहां तो कोई पूछने वाला नहीं है, प्रोजेक्ट होते ही नहीं है, और वो ऑन पेपर हर चीज कंप्लीट करके और मामलात को जो है उल्टा सीधा कर देते हैं आपके सिंध में और बलूचिस्तान में। तो मैं बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में इन चीज़ों को अगर किया जाता तो और बात थी, लेकिन इन्होंने हर मामले में अपने ज़ात और अपने खानदान की। चलिए सर सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएं, टाइम शॉर्ट है। आप सॉल्यूशन क्या एडवाइस मैं ये एडवाइस करूंगा कि दहशतगर्दी के जितने दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी तो एक बाय प्रोडक्ट है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो, अब देखें ये लैप्स है वन वे और दी अदर के, वो इन्फिल्ट्रेट करके बंदा आ गया मस्जिद में खड़ा होकर, उसने आपको अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। तो ये दिस इज अ सिक्योरिटी लैब, उसको आप साथ मिला रहे हैं सियासी इंस्टेबिलिटी के। बिल्कुल आप जरूर मिलाएं। सियासी इंस्टेबिलिटी जो है उससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी मईशत पे, और मईशत में जब तक आप माशी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, आप अपने ना लोगों को प्रॉपरली इक्विप कर सकते हैं। मतलब इसका हल भी इलेक्शंस हैं। इसका हल इलेक्शंस अपनी जगह पे है। इलेक्शंस को हट के मैं कह रहा हूं कि जो भी मुक्तदर इदारे हैं वो सारे बैठ के पॉलिटिकल क्लास में भी वो लोग जो कि मुल्क को कौम के लिए ठीक हैं, उनको सामने रख के बैठ के एक कंसेंसस क्रिएट करके, और जो है मुल्क के जो मोस्ट पॉपुलर, किसको पता नहीं है कि कौन इस वक्त पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है। सर अगर आप देखें, मेरी बात सुने, अगर आप देखें सर एक
अगर खान साहब को कल बुलाया जाए कि हमने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए कंसेंसस क्रिएट करना, वुड यू गो? मैं बिल्कुल, खान साहब जाएंगे, लेकिन खान साहब को तो देखें, खान साहब को गोलियां मारी गई और खान साहब का पंजाब में पर्चा तक नहीं दर्ज होना दिया गया। अब तो जब ये हालात, मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, हम तो खुद इफेक्टिव हैं। अगर ये हालात बना के आप किसी को इन्वाइट करेंगे तो उसमें तो किसी में क्या आना जाना है। अच्छा, मतलब रिफ्यूजल नहीं है। हम ये चाह रहे हैं क्वेश्चन पैदा करें, इसमें टॉलरेंस एक दूसरे के मुतालिक पैदा करें और टॉलरेंस के साथ क्या करें। आप लॉ ऑफ जंगल जब चलाएंगे इस मुल्क में तो इस तरह से मुल्क नहीं चला कर। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। फारूक साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अब जिस तरह 2022 के अंदर भी 300 दहशतगर्दी के वाकयात केपी के अंदर हुए हैं, सबसे बड़ी कॉस्ट केपी दे रहा है इस टाइम। 2023 में अब क्या ऐसा करें कि दोबारा से रेपिटेशन ना हो इस तरह के डिजास्टर्स की? देखिए, पहली बात तो ये कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट इन केपी, जो कि तमाम फिर ये सिविल मिलिट्री और ये तमाम अस्करी इदारे और सिविल एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की इंटीग्रेशन थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उनके अच्छे ताल्लुकात हो। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब मिलके, ये एक किसी पुलिस का सिर्फ काम नहीं है, ये तमाम एक एफर्ट चाहिए, चाहे बेशक केपी में हो या बलूचिस्तान में हो, फेडरल प्रोविंशियल कंबाइंड, सिविल मिलिट्री कंबाइंड एक ऐसा एफर्ट चाहिए। दूसरी बात एक और ये है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एंगेज करें वेरी स्ट्रांगली अफगान को, और ताकि मामला जो है उनको कंट्रोल किया जाए। फारूक साहब, क्या वजह है कि बिलावल साहब नहीं विजिट कर रहे अफगानिस्तान का? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो क्या रहा है? मैं तो खुद हैरान हूँ। देखिए, रूस चले गए, लेकिन उनको तो एक्चुअली चले, बिलावल साहब को एक मिनट के लिए छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। पीटीआई की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी गए थे, हमारे सिक्योरिटी हेड्स जो हैं वो भी गए थे, उनके लोग भी यहाँ पे इस्लामाबाद आते थे, और फिर वो ट्रायल लेटर और वो 4 मुल्की जनाब सिक्योरिटी मुलाकातें भी होती थी। चीन भी था, रूस भी था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए कि हमारा फोकस सारा इंटरनल हो गया। फारूक साहब, शॉर्टली एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि टीटीपी से किसी किस्म की टॉक्स हो ही नहीं सकती, ना होनी चाहिए, और जो इनिशिएट किया उन्होंने भी गलत किया। आप बाय करते हैं इसको? नहीं, मैं हमेशा ऑलवेज, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब से पहले जब गए थे और हमारे टॉप लीडर्स को मिलने के लिए से नॉर्थ पाकिस्तान में बातचीत के लिए मैंने उसको सपोर्ट किया था। वी मस्ट गिव पीस। बट सर, दे हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम कैसे उसको रिवर्स करें? गुड, उसका फिर एक तरीका जो है, उसका एक फौजी हल भी है, वो भी साथ साथ चलना चाहिए। और वैली बात है, गवर्नमेंट करेगी तो कहेगी तो ये सारा मामला चलेगा आगे। और वो ये कि अंदर घुस के अगर हमें उनको मारना पड़े, मैं एयर स्ट्राइक्स की बात कर रहा हूँ, और तरीके बड़े हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो वी शुड टेक ऑन देयर बेसिस इन अफगानिस्तान। बड़ी सिंपल एज दैट, इसमें चाहिए। सो ऑपरेशन इज द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? That is one of the military solution, political solution, ये तमाम चीजें साथ साथ चलती है। मैं आपके एक लास्ट बात कहता हूँ, ईरान से अब सोचते हैं कि ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इन पे गलत एलिगेशन है मुबैना तौर पे, इसराइली जो है आके स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी खुल के चीजें सामने नहीं आ रही है। अब आप देखें कहाँ वो मुल्क और कहाँ ईरान, बट दे डूइंग इट बिकॉज़ दे फील, जो उनका वर्जन है कि जी वी फील थ्रेटेंड विद द ईरानियन मिलिट्री फाइट। तो मैं समझता हूँ हम इसका हक रखते हैं कि हम वी गो बैक। बिल्कुल, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे मजीद जो है वो इंसानी जानों का ज़िया ना हो। बहुत शुक्रिया, इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फाराब ने ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।